नमस्कार दोस्तों। अभी जो है हमारे पड़ोसी नेपाल यानी नेपाल में नई सरकार बनी है और बालेन शाह का जो है पूरा नाम फेमस हो गया है। भारत के ऊपर जो है टैरिफ लगा रहा है और मुझे लग रहा है कि भारत के लोग भी जो कह रहे हैं कि जो नेपाल में जो काम हुआ है वह भारत में होना चाहिए। सर जो है सर के पास आए हुए हैं दोस्तों, विस्तार से जो सर जो है बात करेंगे उसकी लॉजिकल क्या है, उसका कितना स्क्वायर फीट है, कितना जनसंख्या है, सब पूरा डिस्कस होगा इस वीडियो में दोस्तों। आप शुरू से अंत तक जो है बने रहेगा दोस्तों। सर आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सर आप देखिए, नेपाल के बारे में बहुत चर्चा का विषय है। आपको बता दूं, नेपाल की कुल पॉपुलेशन 3 करोड़ है। उस 3 करोड़ पॉपुलेशन में भी समझो कि 20 से 25% पॉपुलेशन बाहर रहती है। तो और उसका एरिया को आप ऐसे समझोगे कि भारत का मान लो आप छत्तीसगढ़ एक राज्य है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ के बराबर उसका एरिया है। अब छत्तीसगढ़ का एरिया समझ लो भारत के 28 राज्य में छत्तीसगढ़ का स्थान 9वां है। अच्छा, तो आप समझ सकते हो दिल्ली के लगभग आसपास पॉपुलेशन है पूरे नेपाल की, जितनी दिल्ली की पॉपुलेशन है। और एरिया आप समझ सकते हो लगभग छत्तीसगढ़ के बराबर है। अब इस पर आकर आप दबादब फिल्मी स्टाइल में अगर कोई कानून बनाओगे तो कानून बहुत सारी चीजें ना बोलना आसान होता है, लेकिन जब ग्राउंड से आप जाओगे ना, कोई भी हो, हम हो, आप हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, तो बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है। कोई चीज अचानक इतनी जकड़ी हुई, आप हर चीज से आजादी पा जाओ, भ्रष्टाचार से, प्राइवेट स्कूल से, करप्शन से, रोजगार से, तो हमें नहीं लगता कि इतना आसान काम है। क्योंकि देखो, आप बुनियादी शिक्षा अगर आप बोलो कि कल को बच्चे बोरी पे बैठ के पढ़ते थे तो सरकारी स्कूल में बोरी पे बैठे, तो कैसे संभव है? आजकल के बच्चे जो उन्हें डेस्क चाहिए, पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, तो पहले तो सारी व्यवस्था आपको रखनी पड़ेगी ना। जी। आपने बस पक्का दिया प्राइवेट स्कूल बंद तो बंद, ये तो बंद हो जाएगा, आप तो ऑनर हो देश के। लेकिन आगे क्या होगा? जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे सुविधाओं में पढ़ रहे हैं, क्या वो बोरी पार आकर बैठेंगे? क्या वो उस डेस्क में बैठेंगे? अगर सरकारी स्कूल चाहे भारत का हो चाहे नेपाल का हो, अगर भारत की भी सरकारी स्कूल की बात करें हम, तो सरकारी स्कूल में अगर इतना ही अगर लोगों को विश्वास रहता तो इसे बनाने वाले खुद जो नेता है, इनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते। हाँ, वही तो। और इनके बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ते, तो विदेश पढ़ते हैं। हाँ, और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी में तो कोई नहीं पढ़ता है। तो नेपाल का कोई खास इकोनॉमिक नहीं है। आपने देखा होगा विश्व में सभी देश गुलाम रहे, नेपाल गुलाम नहीं रहा। ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसा है कि उस कंडीशन पर आप समझो नेपाल का 4 हिस्सा जो है, 4 दिशा है, ये 3 हिस्सा भारत से घिरा हुआ है। बस इसका उत्तरी नॉर्थ जो तिब्बत को टच कर रहा, बाकी ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ये भारत के 5 राज्यों को टच करता है। उसमें बिहार है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, सिक्किम है और एक उत्तराखंड है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो भारत और नेपाल का व्यापार होता है ना, ये बिहार के बॉर्डर से होता है। क्या रक्सल नाम है? रक्सल। तो रक्सल से सबसे अधिक व्यापार होता। अब इन्होंने क्या किया, उस पर टैरिफ लगा दिया। टैरिफ देखो लगाने के, जैसे अमेरिका ने लगाया था, एक पावरफुल देश तो लगा देता है जहां के बिना आपका चलना संभव ना हो। लेकिन क्या नेपाल जो भारत से कपड़े लेता है, पेट्रोलियम पदार्थ लेता है, मेडिसिन लेता है, अनाज लेता है, तो क्या उसे महंगा करके क्या उसकी आपने सुविधा बना रखी है? अगर भारत का सामान वहां महंगा हो गया तो निश्चित तौर पर आप यही चाहते हो भारत का सामान वहां ना बिके। हाँ। तो क्या आपके पास उसका कुछ है कि आपके पास कोई अल्टरनेट है कि वो आपके साथ बिक जाए? वो बता रहे हैं कि जो हमारे घरेलू सामान हो ज्यादा उसका बढ़ावा मिलेगा अगर भारत का सामान महंगा हो जाता है। नहीं, सही कहा उन्होंने। आखिर में लोग, जैसे इंडिया है, मान लो इंडिया पंखा बनाती है और यहाँ लोग मान लो अमेरिका से हम एसी खरीदते हैं और हम कुछ जनता कुछ परसेंट एसी में रहने लगे, सारी नहीं, कुछ परसेंट रहने लगे। अब आपका अगर एसी अमेरिका से नहीं आएगा, आप बोलो घरेलू चीज भी रहना है, तो आप तो पंखा ही चलाओगे ना। हाँ, वो तो है। तो जो पंखा चलाते हैं उसके लिए ठीक है, लेकिन आप देश के प्राइम मिनिस्टर होता, आपको सब तबके पर ध्यान देना होगा ना कि ऐसा थोड़ा कि आप अमीर हो गए तो आपने कोई पाप कर दिया। ऐसा तो है नहीं। आपने मेहनत किया, सब भ्रष्टाचार से पैसे थोड़ा कमाते हैं, कुछ लोग ईमानदारी से कमाते हैं।
प्राइवेट ट्यूटर आपने कोचिंग बंद कर दिया। सरकारी स्कूल में अगर ये सुविधाएं हो जाए, चाहे कोई भी देश हो, तो लोग प्राइवेट की तरफ मूव क्यों करेंगे। तो हम आपको ये बता रहे थे हाँ कि इन्होंने जो सीमा शुल्क लगाया और हमारी करेंसी उनकी करेंसी में बहुत फर्क है। आपके दर्शक ये समझ जाए कि अगर भारत से कोई 1,000 रुपया नेपाल लेके जाता है तो भारत का 1,000 रुपया की कीमत वह 1,600 रुपया होता है। अर्थात 1,600 रुपया का सामान परचेज करके वो आ सकता है। और नेपाल का कोई व्यक्ति भारत आता है 1,000 रुपया लेके तो वह 625 रुपया का परचेजिंग करेगा। अच्छा, 625 रुपया का परचेजिंग करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि भारत से 1,000 लेके गया तो 1,600 और नेपाल से लेके आया तो 625, इसका मतलब 2.5 गुना हो गया। आप समझो 2.5 गुना हो गया। तो अगर उसको एक मान लो मोबाइल का जो है ये माइक अगर नेपाल में 200 का मिल रहा और भारत में 400 का मिल रहा, तभी फायदा किस में रहेगा उसको? भारत में रहेगा फायदा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ बालेन शाह के नीतियों में कोई शक नहीं है, एक बेहतरीन नीति है। लेकिन भारत उससे तुलना भी इसलिए नहीं कर सकता। कहाँ नेपाल जो है वर्ल्ड में आप समझो तो 93वां एरिया रखता है अपना, भारत 7वां एरिया रखता है। 52 पॉपुलेशन के अनुसार रखता है नेपाल, पॉपुलेशन के अनुसार वर्ल्ड वाइड जो है वो 52 स्थान है। भारत का दूसरा स्थान है, पहला भी हो गया। तो ये सब कुछ देखो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। अगर पॉपुलेशन सीमित रहेगा तो संसाधन ज्यादा रहेंगे, अब पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा संसाधन बिखरेंगे और समस्या तो आएगी। तो एक होता रील में हीरो बनना, एक होता रियल में हीरो बनना। तो इसमें कोई शक नहीं कि बालेन शाह जी रील में तो हीरो बन चुके हैं। अब जनता इस चीज का इंतजार कर रही है कि वो रियल में हीरो बनते लोग देख रहे हैं और सबकी नजर है, पूरे विश्व की नजर है एक युवा के हाथों में गया है जो प्रशंसनीय है। वहां की जनता ने एक तरीका बताई, युवा के हाथ में दिया। विश्व का सबसे यंगेस्ट कैबिनेट है, 14 लोग कैबिनेट है, जिसमें आप समझो कि 40 साल की उम्र के लगभग लोग ज्यादा है। तो इससे एक होप बढ़ी है लोगों के अंदर और इस पर बालेन शाह को खरा उतरना चाहिए। अभी तक जो इन्होंने एक्शन लिया, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हो चाहे एजुकेशन के खिलाफ, बिल्कुल राइटेड है। हर लोग चाह रहे कि हर देश में लागू हो, लेकिन हर देश में एक इतिहास है। इतिहास ऐसा है कि नीतियों के खिलाफ आप बोलकर सत्ता तो हासिल कर लेते हैं। भारत में भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि नीतियों के खिलाफ लोगों ने सत्ता हासिल की, कुछ पार्टियों ने, फिर स्थिति यथावत की यथावत रह गई। अर्थात रील में तो हीरो बन जाते हैं लोग, लेकिन रियल हीरो बनने में थोड़ा सा समय भी लग सकता है। और बालेन शाह को सब कुछ शुभकामनाएं है कि अगर इस तरह से वर्क सिस्टम पर आ जाए देश तो निश्चित तौर पर लोग उनको फॉलो करेंगे। अभी तो तमाम बातें, लेकिन भारत से जो टक्कर की बात की आपने, तो भारत से टक्कर तो दूर दूर तो कोई सवाल ही नहीं है। भारत वह देश है जो अपने संसाधनों पे चलता है। भारत एक ऐसा देश है जहां हर चीज की उगाई होती है फसलों से। नेपाल मुख्यतः किस चीज का फसल करता है आपको पता है? मुख्यतः उनका धान फसल है, मक्का है और गेहूं, उनकी जो जमीन है। लेकिन नेपाल की कुछ खासियत भी आपको बताऊं जो वर्ल्ड में अपना स्थान रखता है। विश्व का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में, और विश्व की सबसे 10 जो ऊंची चोटी पूरे वर्ल्ड की, उसमें 8 नेपाल में, आप समझो। और चोटी की कीमत आप नहीं समझोगे, चोटी की कीमत अमेरिका समझता, चाइना समझता। पूछिए कैसे? क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस चोटी के नीचे मिनरल्स है, उसमें चाहे यूरेनियम आ जाए, चाहे गोल्ड आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो ये जो चीजें पहाड़ के अंदर ही है, तो हो सके एक नजर सबकी पड़ रही हो। सही बोले, एकदम परफेक्ट बात है आपका कि इसीलिए जो है कुछ न्यूज चला था कि जो बालेन शाह जो है वो भारत के माने जो पहले वाली सरकार था जो चाइना के गोद में था, अभी बालेन शाह बना है तो अब जो है अमेरिका के गोद में जाके बैठ रहा है, माने अमेरिका के करने पे चल रहा है। नहीं, देखिए अमेरिका तो एक टॉप देश है और उसकी नीति तो साफ है, जहां हमें फायदा रहेगा हम उसके साथ रहेंगे। हमारा न कोई दोस्त है न कोई दुश्मन है। अमेरिका का न कोई परमानेंट दोस्त होता है, न कोई परमानेंट दुश्मन होता है। और एक जो कहते हैं ना कि अमेरिका कहने के सीख का भी विषय है कि आपको
काम करना है, थकना है, हाँ। लेकिन रुकना नहीं है। नहीं। अमेरिका के थीम है कार्य करते रहो, थक जाओ लेकिन रुकना मत। अर्थात आगे चलते जहां आपको कहीं पेट्रोल का सिस्टम मिल रहा, कहीं डीजल का सिस्टम मिल रहा, कहीं मिनरल्स का, तो अमेरिका दिन प्रतिदिन उसको पाने का प्रयास करता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जान मान की हानि करके प्राप्त करना ये गलत है। तो कहने का मतलब बालेन शाह को देख लिया आपने और पूरा विश्व देख रहा, बहुत अच्छा स्टाइल चल रहा, सोशल मीडिया के नंबर 1 हीरो चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो रियल हीरो भी बने। और जो नीति इन्होंने अनाउंस किया अगर उस पे सही चल गए तो निश्चित तौर पे नेपाल में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि इतना जनता ने भरोसा, आपको बताऊं नेपाल में 1959 में चुनाव हुआ था और इतना ज्यादा सीटें पहली बार आई है किसी पार्टी को कि नेपाल में 275 सीटें, आपको बताऊं, जिसमें 165 पर चुनाव होता है, 165 पर चुनाव होता है। और ये जो बाकी बच रहे जैसे भारत में राज्यसभा से होते हैं वैसे है, तो बालेन शाह को 182 सीटें मिली है। बताइए जो मैंडेट से बहुत ज्यादा है। और आपको इस पर जो है ना, इस पर जनता ने बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि विश्वास जगाया और इस पर अभी तक बालेन शाह सही चल रहे। आगे क्या होगा कैसे होगा वो तो उनकी नीतियां पड़ेगी। उनके कैबिनेट में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और कोई उनके फाइनेंस मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए हैं, कोई पीएचडी किया है, एक खुद बालेन शाह एक इंजीनियर है और पैसे से रेपर्स रहे हैं। तो एक इनके पास भी अपने जीवन का बड़ा अनुभव है और इससे पहले ऐसा नहीं कि अचानक राजनीति में आ गए। ये 2025 में आंदोलन हुआ था, आपको बताऊं, नेपाल में 225 में जो आंदोलन हुआ, 2025 में सॉरी आंदोलन हुआ था, उसमें नेपाल गवर्नमेंट ने क्या किया था कि सोशल मीडिया बैन कर दिया था। एक कहानी यहां से शुरू हुई, आप समझिएगा। इसमें सोशल मीडिया बैन कर दिया था। सोशल मीडिया इसलिए बैन कर दिया था कि वह सरकार के खिलाफ उनकी राजशाही, उनके भ्रष्टाचार को सोशल मीडिया उजागर कर रही थी। तो इस पर सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए बैन कर दिया कि इन्हें बैन कर दो, काम खत्म। लेकिन बैन पड़ गया उल्टा पड़ गया। और यह सोशल मीडिया का बैन हटाने के चक्कर में जनता इतनी जुड़ गई उनके साथ कि अंत में जो प्रधानमंत्री थे उन्हें केपी ओली साहब कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया, भागना पड़ा वहां, ऐसा हो गया था, भागना पड़ गया वहां से। और उसी बीच में यह जो बालेन शाह जी है इन्होंने एक गाना गाया था। अच्छा, एक काठमांडू के मेयर तो थे लेकिन इस आंदोलन को सूत्रधार नहीं थे। हाँ। यह एक गाना गाए थे जो लोग बहुत ज्यादा वायरल हो गया। वो नेपाल के प्यार को लेके, बदले नेपाल को लेके था। तो उस बदले नेपाल में, बदलता हुआ नेपाल पर लोगों ने बहुत, एक तो काठमांडू के मेयर भी थे, पहले से रेपर भी थे, और इनका गाना चलने से यह अचानक एक सीढ़ी दर सीढ़ी आगे चले गए और अंत में ऐसा आया कि एक पार्टी ज्वाइन किया इन्होंने और अंत में प्राइम मिनिस्टर पद का उम्मीदवार बन के जीत गए। तो पूरी कहानी ऐसे शुरू हुई। और इस पे एक बात और कहना चाहता हूँ कि भाग्य में जिसके लिखा हुआ है वो कोई ना कोई रास्ते से उस जगह पर आ ही जाता है। तो ये बालेन शाह भी कभी पीएम पद की उम्मीदवारी के बारे में नहीं सोचे थे, लेकिन आज सिस्टम जोड़ते घटते, इसलिए पेशेंस के साथ ईमानदारी रखकर काम करने से कुछ न कुछ होता है। और भारत और नेपाल ने जो भारत पे कस्टम ड्यूटी लगाई है, सीमा शुल्क, इस पर निश्चित तौर पे नेपाल को सोचना चाहिए। जब तक अपनी पोजीशन सही ना कर ले तब तक आप इतनी ज्यादा सिस्टम से नहीं चल पाओगे आप। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, फिर मिलेंगे लोगों के साथ।